और इसी विषय एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से। आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश की आईसीटी कोर्ट ने हसीना को दोषी करार दिया है। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में सजा सुनाई गई है और सिर्फ शेख हसीना नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है। ये आज की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि इन मामलों में आपने 2024 में देखा था किस तरीके से छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन बांग्लादेश की भूमि पर किया था। सरकार के खिलाफ में यह आंदोलन किया गया था और उन छात्रों पर कार्रवाई करने के आरोप में उनमें कई आरोप हालांकि शेख हसीना पर लगाए गए थे, लेकिन उनमें से मुख्य आरोप यही था कि छात्रों पर किस तरीके से कार्रवाई यहां की गई और शेख हसीना के ऊपर हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जिस तरीके की हिंसा भड़की और जैसी हत्याएं हुई उसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना ही है। पूर्व राजनायक जेके त्रिपाठी सर इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। त्रिपाठी सर, जिस तरीके का फैसला यहां सुनाया गया, हिंसा हालांकि आज भी सड़कों पर देखने को मिल रही है, लेकिन हत्या के लिए उकसाने और हत्या करवाने का दोषी करार दिया गया है शेख हसीना को। किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो कोर्ट है इसकी लीगलिटी को लेकर ही सवाल है। ये बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल कोर्ट है बांग्लादेश जी। इसको ये कोर्ट 1971 में स्थापित किया गया था। 72 में 71 के वार क्राइम जो पाकिस्तानियों के थे उनको सुनने के लिए जी। लेकिन अब ये पहली बार हुआ कि इस कोर्ट ने इनके शेख हसीना की बात सुनी। और यहाँ एक चीज देखिए, ध्यान देनी बात है कि शेख हसीना के साथ जो दो और मुख्य आरोपी थे, सह आरोपी अब्दुल खान कमाल जो कि भूतपूर्व गृह मंत्री थे और चौधरी अब्दुल्ला अल मैमून जो कि पुलिस चीफ थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन मैमून जो है वो बाद में अप्रूवर बन गए थे सरकार के, तो उनको शायद सजा नहीं हुई है। हाँ। सजाए मौत सिर्फ शेख हसीना को हुई है जी। और ये इसको शेख हसीना अपीलेट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन में अपील कर सकते हैं। तो अभी ये मामला इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि इसकी लीगलिटी भी शक के गुंजाइश में है और चूंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार के समय में ये हो रहा है और एक साल के वक्फे में इन्होंने सजा भी सुना दी है, तो ये कई चीजें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि एशिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे है जी। और इसी के चलते अब देखिए वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और देखिए अवामी लीग जो है, अवामी लीग और प्रदर्शन को बढ़ाएगी। और अब मोहम्मद यूनुस के सामने बड़ी समस्या हो गई है कि अगर मोहम्मद यूनुस इसको बहाना बना करके इलेक्शन टाल देते हाँ। तो आर्मी नाराज हो जाएगी। आपने देखा था कि आर्मी के जनरल ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि नहीं, पहले से ही कि नहीं, इलेक्शन नहीं टालने चाहिए। अब इलेक्शन अगर नहीं टालते हैं तो बीएनपी और जो कट्टरवादी जमायतुल इस्लाम वाले हैं वो शेख यूनुस की जान के, मोहम्मद यूनुस के जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस फंस चुके हैं और अभी तो वो ज्यादा ये कहेंगे कि चूंकि हमारे कोर्ट ने कहा है इसलिए भारत को चाहिए कि एक्स्ट्राडेट करे शेख हसीना को। लेकिन अभी भी वहां शेख हसीना के पास, जैसे मैंने कहा, कि और विकल्प बचे हुए हैं। अपीलेट डिवीजन में जाने के, वहां के सुप्रीम कोर्ट में, वहां के सुप्रीम कोर्ट में जाने के। तो अभी शेख हसीना के लिए भी या मोहम्मद यूनुस के लिए भी लड़ाई बहुत बाकी है। तो लेकिन इसी बीच हिंसा होगी। और बिल्कुल त्रिपाठी सर, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी भी शेख हसीना के पास में रास्ते बाकी हैं। इंटरनेशनली ये मुद्दा अभी इस तरीके से बड़ा नहीं हुआ क्योंकि जैसा आपने बताया कि इस कोर्ट की लीगैलिटी को लेकर ही कई सवाल यहाँ खड़े हैं। अंशु जोशी, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। मैम, आपसे हम समझना चाहेंगे क्या क्या विकल्प अभी शेख हसीना के पास में है और जिस तरीके की स्थिति कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के पहले बांग्लादेश की सड़कों पर देखी जा रही थी, वो स्थिति ये बता रही है कि अगर इसी तरीके के स्टेटमेंट आते रहे, ऐसे ही फैसले आते रहे, तो बांग्लादेश एक बार फिर से जलने की कगार पर होगा, जो हालात हैं। मैम,
देखिए, सबसे पहले तो आज जो ये निर्णय आया है इस से जुड़ा हुआ जो बांग्लादेश का भविष्य और वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे के पर्दे के पीछे की जब हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आता है कि कैसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो फांसी की सजा सुनाई गई है, उनके साथ पूर्व गृह मंत्री और एक और उनके मंत्री को सजा सुनाई गई है। वो दोनों तो खैर फरार हैं। तो शेख हसीना को जिस प्रकार से जिस तरह से इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है, तो अभी तो उनके सामने विकल्प नेक्स्ट लेवल पर और उसके आगे हाईएस्ट अथॉरिटी या हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का विकल्प है, जो आप विकल्प की बात कर रही हैं। लेकिन हम ये समझे कि वहां जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या वो लोकतांत्रिक दृष्टि से या न्यायिक दृष्टि से क्या हम उन्हें न्यूट्रल या अनबायस्ड मान सकते हैं? इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले शेख हसीना के बेटे ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि उनकी मां को वे भारत में सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि यहाँ वे जानते हैं कि उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और भारत के साथ 2013 की प्रत्यर्पण संधि है बांग्लादेश की, पर वो राजनीतिक अपराधों वाला जो बिंदु वहां पर है, वहां एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। वो दरअसल भगोड़ों को, आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए बनाई हुई संधि है। उसमें जब कोई बहुत गंभीर राजनीतिक अपराध, हालांकि यहाँ हम उसको वैसा कैटेगराइज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट दैट पॉइंट। तो वो जो एक प्रत्यर्पण संधि है, वो आतंकवादियों को, अपराधियों को, भगोड़ों को प्रत्यर्पित करने के लिए है। तो भारत किस तरह से उसमें शेख हसीना को कहां पर कंसिडर करेगा, अभी ये क्वेश्चन है। लेकिन हाल फिलहाल शेख हसीना के सामने अगले अथॉरिटी पर अप्लाई करने का एक ऑप्शन है, लेकिन बांग्लादेश के सामने जो ऑप्शंस हैं वो जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करता है बांग्लादेश, क्योंकि यूनुस सरकार को हम देख रहे हैं कि कैसे 2024 से चुनाव नहीं करवाए गए हैं जब से इसका गठन हुआ है, और एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के हाथ में हमने वहां की सत्ता को जाते हुए देख लिया है। अब और एक डेडली कॉन्कोशन बन गया है वहां की मिलिट्री और यूनुस सरकार के बीच में, और जिस तरह से हिंसा का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, विशेषकर जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज रह रही हैं, महिलाएं रह रही हैं, तो मुझे लोकतंत्र पर वहां पर एक प्रश्न चिन्ह स्पॉट भी लगते हुए दिख रहा है। और इसकी वजह से न सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक अपनी स्वयं के भविष्य की दृष्टि से, रीजनल सिक्योरिटी की दृष्टि से, ग्लोबल सिक्योरिटी की दृष्टि से चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति इस समय यूनुस सरकार के लिए है। जेके त्रिपाठी सर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था कि चुनाव ना कराने का विकल्प अब है नहीं यूनुस के पास, क्योंकि एक तरफ सेना की नाराजगी है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई हिंसा है, और ये फैसला जो सुनाया गया वो शेख हसीना की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। कुछ ही समय पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने उस बातचीत में यह भी कहा था कि वापसी उनकी बांग्लादेश हो सकती है। पहले भी वो ऐसे संकेत देती रही हैं। तो क्या इस पूरे सिनेरियो को चुनाव से जोड़कर और शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी शेख हसीना की तो बांग्लादेश वापसी नहीं होगी। स्थितियां जिस तरह से बिगड़ी हैं, उसमें संभावना ये है कि अगर शेख हसीना को वापस कर दिया जाता है, जो जिसकी संभावना नहीं है वैसे तो, क्योंकि भारत वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर उनको वापस किया जाता है तो उसका सीधा मतलब है कि किसी को शेर के मुंह में झोंक दे, क्योंकि फिर शेख हसीना की जिंदगी नहीं बची। बिल्कुल, वो इस फैसले के खिलाफ अपील का निर्णय आने से पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि यही तानाशाहों या कट्टरपंथियों को ज्यादा सूट करता है। दूसरी चीज यह है कि देखिए, अगर कि अब शेख हसीना को इस फांसी ने शेख हसीना के समर्थकों के मन में एक और जोश भर दिया है जी। अवामी लीग के काडर के मन में जोश भर दिया है कि वो अब दुगने उत्साह से ये कहते हुए अपना आंदोलन करें कि देखिए, ये सरकार जो है ये जानबूझ करके किसी को, जिसको कहते हैं विच हंटिंग कर रही है, शेख हसीना को यहाँ से राजनीतिक उससे हटाना चाहती है थिएटर से, ताकि बीएनपी और दूसरे उनका रास्ता साफ हो सके। तो ये एक साल हो गया इस चीज को, एक साल से ज्यादा हो गया शेख हसीना को वहां हटे हुए। इसी दौरान अवामी लीग ने भी थोड़े थोड़े करके अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की। दूसरी, अब इस फैसले के आने के बाद अवामी लीग के समर्थकों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ेगी तो निश्चित है कि वो सिर्फ इसी फैसले को नहीं,
बल्कि ये भी कहेंगे कि शेख हसीना के समय में कम से कम बांग्लादेश में रोजगार था, बांग्लादेश